भूखे एक मासूम बच्चे ने सिर्फ एक पाव रोटी मांगी थी। करोड़पति व्यक्ति ने बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया, इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। और फिर जो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, न वो छोटा बच्चा जानता था, न वो करोड़पति आदमी की एक छोटी सी भूख एक कहानी को जन्म दे देगी। एक ऐसी सच्ची घटना जो रूह को झकझोर देगी। आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्यों एक रोटी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। कभी कभी जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं वही किसी की ज़िंदगी का आखिरी सहारा होती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, जहां सुबह सुबह शहर के एक कोने में एक पुरानी चाय और ब्रेड पकौड़े की दुकान पर मात्र एक 7 साल का बच्चा बैठा हुआ था। कपड़े गंदे और थोड़ा फटे हुए थे, चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में कुछ ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दुकानदार कहीं बाहर गया था, इसलिए बच्चा अकेले बैठा था। तभी एक सफ़ेद कार से उतरा एक सादा मगर बेहद सभ्य सलीकेदार नौजवान। नाम था ब्रजेश शर्मा। उम्र लगभग 28 साल। पहनावे से कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन चेहरे पर अकड़ नहीं बल्कि एक अपनापन शांति झलक रही थी। वो अक्सर छोटे स्टॉल से खाना खाना पसंद करता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब हम छोटे दुकानदारों से कुछ खरीदते हैं तो सिर्फ खाना नहीं, किसी की उम्मीदें भी बचाते हैं। ब्रजेश ने इधर उधर देखा और पूछा, भाई साहब हैं? बच्चा थोड़ा हिचकिचाया लेकिन बोला, अंकल वो कुछ सामान लेने गए हैं, आप चाहें तो इंतज़ार कर सकते हैं। ब्रजेश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बेटा, पर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या ब्रेड पकौड़े मिल सकते हैं? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर कुछ पल रुककर धीमी आवाज़ में बोला, साहब आप मत खाइए, ये ब्रेड पकौड़े ये आपके लिए नहीं हैं। ब्रजेश थोड़ी देर चौंक गया, हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्यों बेटा, इनमें कुछ गड़बड़ है क्या? बच्चा कुछ नहीं बोला। ब्रजेश उसके पास ज़मीन पर ही बैठ गया और बहुत ही प्यार से बोला, बेटा क्या बात है, क्या इन पकौड़ों में कुछ खराबी है? मुझे तुम सच सच बताओ। बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से अपनी भीगी आंखें ब्रजेश की आंखों में डालकर कहा, नहीं साहब, खराब नहीं है, पर अगर आप ये खा लिए तो आज मैं और मेरी छोटी बहन शायद भूखे ही सोएंगे। ये सुनते ही ब्रजेश एकदम सुन्न हो गया, दिल एकदम से कांप उठा। बेटा तुम कौन हो? क्या ये दुकान तुम्हारे पापा की है? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं अंकल, ये दुकान राम गोपाल अंकल की है। वो हमें रोज़ शाम को जो बचा खुचा बच जाता है वो हमें खाने को दे देते हैं। मेरे पापा अब कहीं काम नहीं करते, मम्मी को लकवा था, वो 1 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई। पापा मम्मी के बाद बहुत बदल गए हैं, अब ज़्यादा टाइम शराब पीते हैं और कई कई दिन घर ही नहीं आते। मैं और मेरी बहन प्रिया बस ऐसे ही दिन काट रहे हैं। स्कूल भी छूट गया है, पर क्या करें, उसे भूख बहुत लगती है, छोटी है ना। इतना कहते कहते बच्चे की आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखें पूरी तरह भीग गई। ब्रजेश की आंखें भी अब नम हो चुकी थी। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा सबसे पहले ये ब्रेड पकौड़े तुम खाओ और तुम्हारी बहन को भी खाना चाहिए। दुकानदार आएगा तो मैं पैसे दे दूंगा। बच्चा मना करता रहा, नहीं साहब,
अंकल तो हमें वैसे ही दे देते हैं, आप क्यों खर्च करोगे। लेकिन ब्रजेश जिद पर अड़ा रहा, बेटा भगवान ने इसी दिन के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा दिया है ताकि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। इतने में वो लड़की भी आ गई, छोटी दुबली पतली सी, पाँव में टूटी चप्पल, गले में एक पुरानी सी माला, नाम था प्रिया। नितेश ने मुस्कुराकर एक ब्रेड पकौड़ा उसे दिया, जैसे ही कोई खजाना मिल गया हो। कुछ देर बाद राम गोपाल अंकल भी आ गए। सारा माजरा समझने पर जब उन्हें ब्रजेश की मंशा और बच्चों की हालत का पता चला तो वो खुद भी कुछ देर शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, साहब जब तक मेरे पास ब्रेड पकौड़ा रहेगा ये बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, मदद आपकी जैसी हो वैसे कोई नहीं कर सकता। ब्रजेश ने अपनी पर्स से 1000 रुपये निकालकर दुकानदार को दे दिए और कहा, ये बच्चों के खाने के नहीं, उन सभी के लिए है जो भूखे पेट सो जाते हैं और बोलते कुछ नहीं। ये सुनकर वहाँ खड़े कई और लोग भावुक हो गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इन बच्चों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ब्रजेश का दिमाग अब बेचैन हो चुका था। उस बच्चे की मासूमियत, उसकी भूख, उसकी आँखों की चुप्पी, सब कुछ उसे अंदर से झकझोर चुका था। उसने राम गोपाल जी से धीरी आवाज़ में कहा, क्या आप मुझे इन बच्चों के घर तक ले चल सकते हैं। राम गोपाल थोड़ा चौंके, फिर बोले, साहब घर तो कहने को हैं, लेकिन आप चलिए मैं दिखा देता हूँ। तीनों लोग ब्रजेश, राम गोपाल और दोनों बच्चे धीरे धीरे उस तंग गली की ओर बढ़े जहाँ बच्चे रहा करते थे। सड़क के दोनों ओर झोपड़ियाँ थीं, टीन की चादरें, पुराने बोरे और मिट्टी की दीवारें, और उन्हीं के बीच एक टूटी सी झोपड़ी के सामने बच्चे रुके। ब्रजेश ने जब उस झोपड़ी के अंदर देखा तो उसके कदम जम गए। ना कोई बिस्तर, ना ढंग की चादर, ना बिजली, ना पंखा, बस एक मिट्टी का चूल्हा, दीवार के सहारे रखी हुई 2 स्टील की प्लेटें। ब्रजेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निचोड़ दिया हो। वो एक पल को अंदर गया, हाथ से छूकर देखा, ज़मीन पर पड़ी एक बोरी ही बच्चों का बिस्तर थी और कुछ टूटी किताबें एक कोने में सिमटी पड़ी थी। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं चुप रहा तो मेरा इंसान होना अधूरा रह जाएगा। तभी बगल की झोपड़ी से एक वृद्धा निकली, झुकी कमर, सफ़ेद बाल, आँखों में ममता का समंदर लिए बोली, बाबूजी आप इनके लिए आए हैं। क्या मैं जानती हूँ इन बच्चों का क्या हाल है। इनकी माँ मेरी बहन जैसी थी, जब तक जिंदा थी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से ऊपर वाला उन्हें ले गया ये बच्चे जैसे अनाथ हो गए हैं। इनका पिता अब शराब में डूब चुका है, कई कई दिन आता नहीं। ब्रजेश ने उस वृद्धा का हाथ पकड़कर कहा, माँ क्या आप इन बच्चों का देखभाल कर सकती हैं। मैं आपको हर मदद करूंगा, बस इतना भरोसा दिलाइए कि ये बच्चे अब भूखे न सोएं। अम्मा की आंखों में आंसू बहने लगे और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा बच्चों को पालने के लिए रिश्ता नहीं ममता चाहिए, और वो मेरे पास है। मैं इन बच्चों को अपने पोते पोती जैसे मान लूँगी। ब्रजेश ने अपनी जेब से 5000 रुपये निकाले और बूढ़ी अम्मा को दिए। बूढ़ी अम्मा, ये शुरुआती मदद है, स्कूल की फीस, कपड़े, खाना सब कुछ मैं देखूंगा, हर महीने आकर मिलूंगा। इनका भविष्य मैं बदल कर रहूंगा। अम्मा की आंखें सजल थी, लेकिन अब उसमें उम्मीद की ला थी। ब्रजेश ने उस दिन एक वहाँ के लोकल स्कूल में जाकर बच्चों का दाखिला करवाया। कुछ कपड़े, एक टेबल, पंखा और सोलर लाइट की व्यवस्था की, और जाते जाते वो दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम दोनों को अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भूख, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा भविष्य अब मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे उन्हें जाते हुए देख रहे थे। प्रिया धीरे से फुसफुसाई, भैया वो फरिश्ते कैसे होते हैं। नितेश ने जवाब दिया, शायद ऐसे ही होते हैं।
और वहीं खड़े खड़े उस तंग गली के उस कोने में एक नई सुबह ने जन्म लिया। बिना सूरज के पर पूरी रोशनी के साथ 3 दिन बीत चुके थे। नितेश और प्रिया अब बूढ़ी अम्मा के साथ रह रहे थे। सुबह स्कूल जाते, शाम को पढ़ाई करते। अब उनके चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान लौट आई थी जो कब की खो चुकी थी। घर में अब उजाला था, सिर्फ बिजली की लाइट नहीं बल्कि उम्मीद के उजाले से, प्यार के उजाले से, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत से। एक शाम को झोपड़ी के बाहर किसी के डगमगाते कदमों की आवाज़ आई। अम्मा ने दरवाज़ा खोला, सामने वही था, नितेश और प्रिया का पिता। रामकेश के चेहरे पर थकान, कपड़ों पर धूल, आंखों में झिझक, झुकी हुई गर्दन। रामकेश नशे में नहीं था, लेकिन वो नशे से टूटा हुआ इंसान जरूर लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? प्रिया दरवाजे के पीछे से निकल कर आई और पहली बार उसके होंठों पर डर की जगह एक सुकून था। रामकेश ने झोपड़ी के अंदर देखा, फिर उसने जो देखा वो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। घर में सोलर लाइट जल रही थी, टेबल पर किताबें रखी थी, बच्चों के पास नए बैग थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पढ़ा रही थी। उसकी आंखें भर आई, उसके गालों पर आंसू बहने लगे और वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। ये सब कैसे हुआ? अम्मा धीरे से बोली, एक फरिश्ता आया था बेटा, तुम्हारे बच्चों को भगवान ने किसी नेक दिल इंसान से मिला दिया। रामकेश कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर ली। फिर कांपती आवाज़ में बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अम्मा। पत्नी के जाने का दुख तो था, पर मैंने बच्चों से मुंह मोड़ लिया, शराब में सब कुछ डुबो दिया। क्या अब भी कुछ बचा है सुधारने को? अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जितनी जिंदगी बची है उतनी बहुत है। अगर तुम चाहो तो फिर बाप बन सकते हो, सच्चा बाप। रामकेश ने उसी पल एक वादा किया कि आज से वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, कि वो मजदूरी करेगा, ईमानदारी से कमाएगा और बच्चों को खुद संभालेगा। वो अगले दिन सुबह पास के निर्माण स्थल पर काम ढूंढने निकल गया। काम कम था, मजदूरी थोड़ी थी, पर मेहनत सच्ची थी। हर रोज़ शाम को जब वो घर लौटता तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाता। एक चॉकलेट, एक पेन या प्रिया के लिए छोटी सी रबड़। कभी उनका होमवर्क देखता, कभी उनके पैरों की धूल साफ करता। वो अब फिर से पिता बनना सीख रहा था। 20 दिन बीत चुके थे। इन 20 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। नितेश और प्रिया अब रोज़ स्कूल जाते थे, उनके कपड़े साफ होते थे, टिफ़िन में अम्मा के हाथों का बना खाना होता था। और सबसे बड़ी बात, उनके पिता रामकेश अब रोज़ सुबह मजदूरी पर जाया करते थे। उसके हाथों में झालियाँ और बदन में थकावट थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शराब की लालिमा नहीं, बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की चमक थी। हर दिन वो सुबह सबसे पहले भगवान के सामने सिर झुकाता और कहता, हे ऊपर वाले, आज सिर्फ मेरी मेहनत चले, कोई बहाना नहीं। और फिर आया वो दिन जिस दिन ब्रजेश शर्मा उस गली में पहुंचा। ब्रजेश के साथ एक बैग था, उसमें बच्चों के लिए किताबें थी, 2 नई वर्दियां, कुछ ज़रूरी चीज़ें। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। झोपड़ी के बाहर रामकेश बैठा था, मिट्टी से सने हाथ, चेहरे पर पसीना, पास में रखा हुआ एक छोटा सा दोपहर का खाना। नितेश पास में बैठा होमवर्क पूरा कर रहा था। प्रिया रामकेश के गले से लिपटी हुई थी। ब्रजेश कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से आवाज़ दी, रामकेश जी। रामकेश ने जैसे ही मुड़कर देखा, एकदम से खड़ा हो गया, शर्माते हुए, झिझकते हुए बोला, साहब
आपने इतने दिन बाद भी याद रखा। ब्रजेश मुस्कुराया और बोला, याद नहीं छोड़ा था, मैं देखना चाहता था कि आपने वादा निभाया या नहीं। रामकेश ने आंखों में नमी लिए हुए जवाब दिया, साहब मैं आज खुद झोपड़ी से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सब सिर्फ आपकी वजह से है। अगर उस दिन आपने नितेश की बात नहीं सुनी होती तो शायद आज मैं कहीं नशे में पड़ा होता और मेरे बच्चे कहीं फुटपाथ पर। इतना कहकर वो ब्रजेश के पैरों में झुकने लगा, लेकिन ब्रजेश ने तुरंत उसे थाम लिया। नहीं रामकेश जी, आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैं बस एक जरिया था, असली बदलाव आपने खुद किया है। ब्रजेश ने नितेश के सिर पर हाथ रखा, प्रिया को गोद में उठाया और कहा, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास अब एक मजबूत पिता है और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन पहली बार रामकेश खुलकर मुस्कुराया और उस मुस्कान में पछतावा नहीं, आत्मसम्मान था। समय बीतता गया, गली की वो टूटी फूटी झोपड़ी अब भी वहीं थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोग बिल्कुल बदल चुके थे। रामकेश अब रोज़ सुबह 5 बजे उठकर काम पर चला जाता था। वो थकता था लेकिन अब शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसको अब थकान में भी अपने बच्चों की चमक दिखाई देती थी। प्रिया स्कूल में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और नितेश इंटर कॉलेज में पहुंच चुका था। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अब उसकी आंखों में एक सपना भी था, मैं बड़ा होकर उन बच्चों के लिए काम करूंगा जो कभी किसी को कह नहीं पाते कि उन्हें भूख लगी है। इसी समय कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई। हर स्टूडेंट को मंच पर आकर एक कहानी साझा करनी थी। जब नितेश का नाम बुलाया गया तब पूरा हाल शांत हो गया। वो मंच पर पहुंचा, हाथ में माइक लिया, कुछ पल आंखें बंद रखी और फिर बोला, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं उसी गली से हूँ जहाँ हर तीसरे घर में भूख और अंधेरा एक साथ रहते हैं। मैं वही बच्चा हूँ जो एक दिन ब्रेड पकौड़े की दुकान पर बैठा था और एक अमीर आदमी से कहा था, साहब ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप उस दिन वो पकौड़े बिक जाते तो मेरी बहन भूखी सो जाती। पूरे हाल में जैसे सन्नाटा छा गया। मेरी माँ की मौत ने मेरे पिता को तोड़ दिया था, उनकी टूट ने हमें लगभग बर्बाद कर दिया, लेकिन एक अनजान इंसान एक फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आया और उसने सिर्फ हमें खाना नहीं दिया बल्कि हमें जीने की वजह दे दी। आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूँ वो सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, उस एक इंसान की संवेदनशीलता का फल है। अगर वो ना होता तो शायद मैं जेब काट रहा होता या सड़क पर पड़ा होता। मैं जानता हूँ कि ये दुनिया सबको एक जैसी नहीं मिलती। अगर एक इंसान एक भूखे बच्चे को देख ले तो शायद एक कहानी बदल सकती है। इतना कहकर नितेश की आवाज़ रुक गई। भीगी आंखों से उसने कहा, धन्यवाद उस फरिश्ते को और मेरी अम्मा का जिन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और उस भीड़ में कहीं पीछे खड़ा एक शख्स ब्रजेश शर्मा अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी वो हालात की, मजबूरी की और समाज की आंख बंद कर देने वाली बेरुखी की होती है। अगर इस दुनिया में कोई सच्चा फरिश्ता है तो वो इंसान होता है जो भूखे को खाना और बेसहारे को सहारा, टूटे हुए दिल को फिर से जीने का हौसला देता है। अब एक सवाल आप सभी से, अगर आप ब्रजेश की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी किसी भी अनजाने मासूम की तकलीफ़ को महसूस कर पाते? क्या आप भी आगे बढ़कर किसी की ज़िंदगी बदलने की हिम्मत दिखा पाते, या फिर आप भी दुनिया की तरह सब देखकर भी अनदेखा कर देते? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका जवाब शायद किसी और के अंदर सोई इंसानियत को जगा दे। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं या परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। इसी तरह के एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।